बात करते हैं हम आज यूनेस्को की अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, मतलब कि लास्ट वीडियो होगा शिक्षा मंत्रालय से संबंधित। जैसे कि सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए थे, सारे इंस्टीट्यूट हो गए थे, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित जितने भी यूनिट्स थे, जितनी भी इकाइयाँ थी, चाहे वो IIM हो, IT हो, NIT हो, सारे संस्थानों की बात हमने कर ली थी। अब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन रह गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है और ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है ना, कॉमन वेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे और फर्स्ट यूनिट ख़त्म करेंगे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट यूनिट आपने बोला था कि 2 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों, ये यूनिट बहुत बड़ा था और कंटेंट बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। बहुत मुझे पहले कंटेंट ढूंढना पड़ता है, फिर एक पेज में लिखना पड़ता है, जो मेन फैक्ट होते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, थोड़ी टाइम लग जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी हो। वैसे भी डेट, जो एग्ज़ाम की डेट है हमारी 25 सितंबर से आगे बढ़ गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट करिए। आपको जो वीडियो है, आपको जो कंटेंट है हमारे अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त हो गया बात करते करते, लगभग 1 मिनट जा चुके हैं, 1.5 मिनट। यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर काम करता है। किसके लिए काम करता है? चाहे वो एजुकेशन में डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो साइंटिफिक तरीके से कहीं डेवलपमेंट करने की बात हो, टेक्नोलॉजीज नई लाने की बात हो, कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, जो कल्चरल प्लेसेस होते हैं, सांस्कृतिक धरोहर होती हैं, विरासत होती है, उनको सिक्योर करने की बात हो, उनके कंजर्वेशन की बात हो, शांति का प्रयास हो। तो इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना की गई। तो स्थापना की बात करते हैं इसके। 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी और 1946 में भारत इसका सदस्य बना। कब स्थापना हुई? 16 नवंबर 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, है ना। तो द्वितीय जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसका जब उसकी समाप्ति हुई, तब इसका गठन किया गया, स्थापना की गई। तो स्थापना इसका 16 नवंबर 1945 को किया गया। 1946 में भारत इसका सदस्य बना। ये इम्पोर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है इसके? आंद्रे अजोले जी। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं यूनेस्को के, आंद्रे अजोले जी हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जूलियन हक्सले। तो अध्यक्ष वर्तमान जो करंट में अध्यक्ष है उनको याद रखिएगा, और जो फर्स्ट जो चेयरमैन है उनको याद रखिएगा। तो प्रथम अध्यक्ष जूलियन हक्सले जी हैं। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। पहले मैंने यहाँ पे 195 लिखा था, लेकिन ये गलत है, 193 सही है, क्योंकि मैंने हर जगह पे देखा तो कहीं 195, 193 ऐसा करके आ रहा था। तो मैंने यूनेस्को की साइट पे विजिट किया, वहाँ पे देखा तो 193 और 12 सहयोगी सदस्य ही दिखा रहा था। तो क्या है? 193 कुल सदस्य देश हैं, 12 सहयोगी सदस्य देश हैं। तो ये हो गई सदस्य की बात। 50 से ज़्यादा क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मतलब 50 देशों में और 50 देशों से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं यूनेस्को के। अमेरिका और इजराइल द्वारा इसकी सदस्यता छोड़ने की घोषणा हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने इससे सदस्यता समाप्त करने की बात कही है, घोषणा की है। तो अभी फिलहाल ये हुए नहीं है अलग, लेकिन बात ऐसी चल रही है। यूनेस्को ने 4 पिलर्स बताए हैं लर्निंग के। यूनेस्को ने लर्निंग के 4 पिलर्स बताए हैं। वो पिलर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लाइव टुगेदर। तो ये क्या है? यूनेस्को के 4 लर्निंग के 4 पिलर है यूनेस्को के अनुसार। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, लर्निंग हैव 4 पिलर्स। तो लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लाइव टुगेदर। ये रही कुछ यूनेस्को की बातें जो कि इम्पोर्टेंट है ना।
अब बात करते हैं हिस्ट्री की, क्या इसका इतिहास है, क्या इसका पृष्ठभूमि है। तो इतिहास की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्थापना हुई। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, है ना। जब वर्ल्ड वार हो चुका था तब लोगों को शांति चाहिए थी, बहुत युद्ध हो चुका, बस अब खत्म, अब हमें चाहिए शांति। तो शांति के प्रयास के लिए कुछ देशों ने क्या किया? यूनेस्को की स्थापना की। उन्होंने आपस में सलाह ली और 37 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा यूनेस्को की स्थापना कर दी गई, है ना। तो विकास के लिए तो बाद में इसकी स्थापना तो हो चुकी थी, और विकास के लिए तो इसमें बाद में काम किया गया। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो शांति के प्रयास के लिए केवल की गई थी। कितने देशों द्वारा? 37 देशों के द्वारा। इसका कार्य क्षेत्र क्या है? अब ये सभी वे में काम करता है, मतलब चारों दिशाओं से डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट का ही काम करता है। आप कहीं से भी, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने जो धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है, पुरातत्व है, उनके कंजर्वेशन की बात हो, उनके लिए कोई प्रोग्राम चलाना हो, कोई परंपरा है उसको कंजर्व करने की बात हो, हर वे में डेवलपमेंट की बात कही गई है ना। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, चाहे एजुकेशन में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, है ना। सूचना एवं संचार का प्रयोग करके सारे दुनिया को एक मतलब कि नेटवर्क में जोड़ा जाए। तो ये सारा कुछ जो काम है वो किसका है? यूनेस्को का है, इस ऑर्गेनाइजेशन का है। वह राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिजीवियों का सहयोग भी करता है। जो लिविंग बींग्स हैं उनकी नेशनल लेवल पे सहयोग करता है किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई निर्धन व्यक्ति हो, चाहे वो किसी तरीके से परेशान हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर हो, तो सारे तरीकों से क्या करता है? वो सहयोग प्रदान करता है। गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करता है। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उनको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। मतलब कि चाहे वो आर्थिक व्यवस्था उनकी कमजोर हो, चाहे कोई भी एनजीओ वगैरह हो, तो उनकी सहायता ये करता है यूनेस्को। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के विकासात्मक का क्या करता है? एजुकेशन फ्री हो, सभी के लिए एजुकेशन फ्री हो, तो इसके लिए यूनेस्को काम करता है। अब भारत में यूनेस्को के कुछ प्लेसेस हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। तो भारत में 29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है। कितने? 29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विश्व विरासत, जिसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मिश्रित विश्व विरासत स्थल में शामिल है। तो ये बात हुई भारत की। अब बात करते हैं अपने मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जो 3 प्रमुख स्थल हैं उन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहले किसको किया गया था? खजुराहो की मंदिर को, जो कि छतरपुर जिले में स्थित है। 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। सांची स्तूप रायसेन में स्थित है, इसे 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया। भीमबेटका 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को में शामिल किया गया। तो 3 प्रमुख स्थल हैं मध्य प्रदेश के जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया। ये रही यूनेस्को की बात करते हैं अब यूनिसेफ की, जो है कि सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, पहले इसे यूनिसेफ तो अभी भी बोला जाता है, लेकिन इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द हटा दिया गया है। तो अब इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, लेकिन अभी भी इसकी स्पेलिंग यूनिसेफ ही है। तो जब ये संयुक्त राष्ट्र में जुड़ा तो इसके शब्द से इंटरनेशनल और इमरजेंसी हटा दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो ये क्या करता है? बच्चों के विकास के लिए काम करता है ना। तो ये यूनिसेफ की बात है। बात करते हैं इसकी स्थापना की। स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना। 11 दिसंबर 1946 को 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। 1953 में यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कैथरीन रसेल जी। जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो है कैथरीन रसेल जी। इसका काम
क्या है, काम की बात करते हैं। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक एजेंसी है। यह जो यूनाइटेड नेशन है उससे जुड़ी एक एजेंसी है जो बच्चों की सहायता करती है ना। बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, बच्चों के लिए फूड प्रोवाइड करवाती है, फंड प्रोवाइड करवाती है ना, उनके डेवलपमेंट की बात करती है। तो ये यूनिसेफ का काम है। ये दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये टोटली बच्चों के लिए क्या था, उत्तरदायी था। अब ये माताओं के लिए और हर तरीके से, चाहे वो बच्चों के लिए भी हो गया, बुजुर्ग के लिए भी हो गया, सारे व्यक्तियों के लिए जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो पढ़ाई से दूर है, एजुकेशन से दूर है, माताएं हैं जो है ना, तो उनकी यदि स्थिति सही नहीं है तो उनकी भी सहायता करता है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह देशी बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में मौजूद और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के मकसद से हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में, तब इसको क्यों स्थापित किया गया था? क्योंकि जो विश्व युद्ध से जो प्रभावित बच्चे और माताएं थीं, तो उनको क्या करना है, इमरजेंसी कंडीशन में उनको क्या करना है, स्वास्थ्य से संबंधी सेवा उपलब्ध कराना है, कोई ज़रूरत है ना, तो उनको उनकी सहायता करना था। लेकिन जब ये 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ तो इस संगठन के नाम से इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय व इमरजेंसी आपातकालीन शब्द हटा दिया गया। तो जब 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ तो इस संगठन के नाम से इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय और इमरजेंसी मतलब आपातकालीन शब्द हटा दिया गया है ना। तो अब इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अब इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जाना जाता है और 190 से अधिक देशों में मौजूद है। यह दुनिया में सबसे व्यापक सामाजिक कल्याण संगठन के रूप में जाना जाता है। यह ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सोशल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल, समाज में जितने भी कल्याणकारी काम है, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं है ना, सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं उपलब्ध हैं, निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं, तो ये यूनिसेफ कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करवाता है। बात करते हैं इसके कार्यक्रम की, कौन कौन से कार्यक्रम हैं। कुछ कार्यक्रम जो अभी स्टार्ट किए गए हैं उनकी बात करेंगे। यूनिसेफ के कार्यक्रम 5 वर्ष तक चलते हैं, है ना। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। यदि कोई भी प्रोग्राम यूनिसेफ चला रहा है तो उनकी जो अवधि होगी वो 5 वर्ष तक होगी। जैसे गर्ल स्टार प्रोजेक्ट फॉर गर्ल्सेस मतलब गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के डेवलपमेंट के लिए वॉश कार्यक्रम है, किशोर शिक्षा कार्यक्रम है। तो ये कुछ कार्यक्रम थे। भारत के 13 राज्यों में यूनिसेफ के कार्यालय हैं। मतलब यूनिसेफ का जो कार्यालय है भारत के 13 राज्यों में है, क्षेत्रीय कार्यालय कहीं नहीं है। मतलब क्षेत्रीय कार्यालय भारत में भी नहीं है, ना ही भारत के राज्य में, केवल काम कर रहा है। यूनिसेफ कहीं काम कर रहा है तो उसका कार्यालय ऐसे स्थापित कर दिया गया है। यूनिसेफ भारत में 1949 से काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है? 1949 से भारत में यह काम कर रहा है। पुरस्कार, इसे इतने सारे अच्छे काम कर रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है ना, समाज के कल्याण के लिए सोच रहा है। तो यूनिसेफ एक बहुत ही व्यापक लेवल पे मतलब वाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो इसे अभी तक तो 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1965 में। 1989 में इंदिरा गांधी प्राइज मिला था। इंदिरा गांधी प्राइज 2006 में से प्रिंसेस ऑफ एस्केरियस अवार्ड मिला। तो ये 3 अवार्ड किसे मिले? यूनिसेफ को। सबसे ज़्यादा फोकस किस पॉइंट पे करता है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कहाँ विकास करने के लिए करता है वो देख लेते हैं। बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के लिए तो ये स्थापित ही किया गया था। बुनियादी शिक्षा मतलब जो बेसिक एजुकेशन है सबको मिले। लिंग के आधार पर समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी हो, है ना, जेंडर में डिफरेंसेस ना किया जाए, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस किया जाए। बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बच्चों का कहीं पे हिंसा हो रहा है तो उसके लिए बचाव कार्यक्रम चलाना, बचाव अभियान चलाना, शोषण
से मुक्त करना बच्चों को, बाल श्रम के विरोध में, बाल जो श्रम होते, बाल से जो परिश्रम करवाते छोटे छोटे बच्चों से, तो उनके विरोध के लिए कोई प्रोग्राम चलाना, रोकना उन्हें। HIV एड्स से जैसे वायरस से संबंधित कोई भी बीमारियां हैं तो उनके रोकथाम के लिए प्रयास करना, ये सारे काम किसके हैं? यूनिसेफ के हैं। और इन 5 कार्य को ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम, जो बच्चों का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए प्रयास करना है ना, उसके लिए संघर्ष करना, ये है यूनिसेफ का काम। ये बात हो गई यूनिसेफ की, सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए हैं। अब बात करते हैं हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एशियन कंट्रीज के जितने भी देश हैं उनके लिए विकास का काम करता है, उनको फंड प्रोवाइड करता है। तो ये एशियन विकास बैंक की कुछ बातें चलिए कर लेते हैं। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है ना। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? तकेशी वानतांबे जी थे। और वर्तमान में अभी अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ताकेहिको नाकाओ। याद रखिए दोस्तों, पहले जो अध्यक्ष और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनको याद रखना है, उनको एक बार रिवाइज कर लेना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सदस्य राष्ट्र कितने हैं? देश कितने हैं? तो 68 सदस्य राष्ट्र हैं, 68 सदस्य राष्ट्र हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। सदस्य राष्ट्र को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र और गैर क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र। मतलब एशिया प्रशांत के जितने भी देश हैं उनको क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र कहा गया है, और जो गैर एशिया प्रशांत के क्षेत्र हैं उन्हें गैर क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्र कहा गया है। तो क्षेत्र में जो कुल देश हैं सदस्य वो कितने हैं? 48 हैं, और जो गैर एशिया प्रशांत क्षेत्र में देश हैं वो कितने हैं? 19। तो टोटल कितने हुए? 68। उद्देश्य क्या है इसका? इस बैंक की स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह एक वित्तीय संस्थान है, वित्त प्रदान करता है, आर्थिक विकास के लिए सहयोग प्रदान करता है। किसके? कहाँ? एशिया प्रशांत क्षेत्रों में। जो एशिया प्रशांत कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए है ना, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बैंक स्थापित किया गया है। यह बैंक अपने सदस्य एवं सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान के द्वारा सहायता प्रदान कर आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। मतलब क्या करता है? ये फंड देता है, लोन भी देता है, तकनीकी सहायता करता है, अनुदान देता है ना। अपने सदस्य देशों को, अपने सहयोगियों को ये फंड प्रोवाइड करवाएगा, लोन प्रोवाइड करवाएगा, अनुदान देगा, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और सामाजिक विकास में मतलब सामाजिक विकास कल्याण कार्यक्रम हो, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना इसका काम है। अब बात करते हैं 2 तरह की ये लोन देता है, 2 तरह के लोन देता है। कौन कौन से लोन देता है, किसको देता है ना, कैटेगरी क्या है। जैसे कि एक होता है हार्ड लोन, एक होता है सॉफ्ट लोन। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2 तरह के लोन दिए जाते हैं, हार्ड लोन, सॉफ्ट लोन। तो हार्ड लोन जो दिया जाता है वो मध्यम आय वाले जो देश हैं उनको दिया जाता है। जो उसके सदस्य देश हैं, जो उसके क्षेत्रीय देश हैं, तो उनको क्या करता है, ये हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाता है। तो जो हार्ड लोन है वो जो मध्यम आय वाले देश हैं उनको देता है, और गरीब जो देश हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाता है। तो हार्ड लोन जान लेते हैं क्या है। ऐसा लोन जो उसी देश की मुद्रा में वापस किया जाना चाहिए। ऐसा लोन जो उसी देश की मुद्रा में वापस हो जाए, है ना। लोन है जो आप लोन ले रहे हो और फिर उसी करेंसी में आप रिटर्न कर दो, तो ये है हार्ड लोन। अमेरिकी मुद्रा डॉलर, एग्जाम्पल इसका कैसे है, अमेरिकी मुद्रा डॉलर। सॉफ्ट लोन क्या है, जो गरीब देशों के लिए लोन उपलब्ध होता है। ऐसा लोन जिस पर ब्याज नहीं लिया जाता या बहुत ही
कम दर पर ब्याज लिया जाता है। मतलब कि जब बैंक देती है तो ब्याज के दर पर क्या देती है, लोन देती है। तो ऐसे लोन पे क्या करती है, जब सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाती है तो वो तो गरीब देश को दे रही है, जो अत्यंत ही गरीब कंट्री है ना, पुअर कंट्री है, तो उससे ब्याज क्या लेगी। तो वो लोन जब देती है, कोई भी जो बैंक है लोन दे रहा है, तो वो क्या लेता है, ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है। लेकिन ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये सॉफ्ट लोन जब देता है तो ये ब्याज नहीं लेता है, लेता भी है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम दर पर ब्याज लिया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए में है। सदस्य देश इसके कितने हैं, 189। विश्व बैंक नेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, विकास का काम करता है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो फंडिंग का काम हो, चाहे वो अनुदान प्रदान करना हो, तो ये सारा काम कौन करता है, विश्व बैंक। विश्व बैंक के अंतर्गत कार्य करने वाले कुछ और बैंक हैं, 4 बैंक जो विश्व बैंक के अंतर्गत कार्य करते हैं, अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 4 बैंक कौन कौन से हैं, बात करते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए बैंक काम करता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश की गारंटी एजेंसी। ये 4 बैंक हैं जो विश्व बैंक के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये हुआ विश्व बैंक की पूरी कंप्लीट डिटेल। आज हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की, COL के। राष्ट्रमंडलीय देशों की दूरस्थ शिक्षा गतिविधियों को ये प्रोत्साहित करता है। जितने भी राष्ट्रमंडलीय देश हैं उनमें दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था हो, है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास करना हो, इनका उद्देश्य होता है। किसका, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। मुख्यालय कहाँ है इसका, वैंकूवर कनाडा में है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। यह सभी राष्ट्रमंडलीय देशों का एक साझा संगठन है। जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनका एक क्या है, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। राष्ट्रमंडलीय देशों के हितों के लिए ये काम करता है, मेनली लर्निंग के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से। जैसे कि ओपन एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम को बढ़ावा देना, उनका ऑर्गेनाइजेशन करवाना। जैसे कि दूरस्थ शिक्षा है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो कई एरिया है जहाँ पे शिक्षा पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है, तो दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना, डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देना, है ना, जिससे सभी को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जा सके। टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास करना। तो ये कुछ काम है किसके, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के। तो ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसके बारे में इतना ही। फिलहाल ये जो वीडियो है हमारा यहीं पे एंड होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ नमस्कार। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस एंड लाइक। एक लाइक तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सारे कंटेंट को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर आप लोगों के सामने लाना पड़ता है। तो प्लीज़ यदि आप मोटिवेट करेंगे, आप हमें प्रोत्साहित करेंगे, तो हमें भी वीडियो बनाने का और आपके सामने प्रोवाइड करवाने का कोई ना कोई मकसद है, वो निकल कर आएगा। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।